लेकिन अब क्योंकि उसकी बात, उस स्टेट की बात करेंगे, उस केंद्र शासित राज्य की बात करेंगे जिस पर पूरे देश की निगाहें रहती हैं। देखिए दिल्ली का ओपिनियन पोल क्या कहता है, जल्दी से आपके सामने सीटें लेकर आते हैं और वोट शेयर लेकर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने अपनी सीट और जो प्रत्याशी अनाउंस किया उसमें तो बहुत ज्यादा उन्होंने वहां पर शफलिंग की है, लेकिन बीजेपी उसके बावजूद 7 की 7 सीटें इस ओपिनियन पोल के मुताबिक जीत सकती है दिल्ली में, और दूसरी किसी पार्टी के खाते में कुछ भी नहीं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तब जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया, उसके बावजूद वोट परसेंटेज आपको बता देते हैं। 55% वोट मिल सकते हैं बीजेपी को, लगभग 32.5% वोट मिल सकते हैं आम आदमी पार्टी को, और बाकी अन्य को 2.36% वोट मिल सकते हैं। हेमंत जी, बड़ा महत्वपूर्ण दिल्ली है। 6 लोगों के टिकट बदल दिए गए। प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी जैसे लोग जो कि हिंदुत्व का कट्टर चेहरा बनकर सामने आ रहे थे, उनको बैक कर दिया गया, हटा दिया गया। एक तरफ तो हम मान के चल रहे हैं देश में मोदी फैक्टर है और जो खड़ा होगा वो शायद उस हवा में जीत जाएगा, फिर बीजेपी को दिल्ली में इतने चेंजेस क्यों करने पड़े? मुझे लगता है कि बीजेपी ने कुछ एक अतिवाद के खिलाफ स्टैंड लिया है। आप देखिए, प्रवेश वर्मा ने एक बहुत ही सांप्रदायिक बयान दिया था। आपने देखा था पार्लियामेंट के भीतर रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा था। आपने ये भी देखा था कि प्रज्ञा ठाकुर ने किस तरह सांप्रदायिक विभाजन के बयान लगातार दिए थे। आपने ये भी देखा कि देश की महिला पहलवानों ने किस ढंग से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन किया था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन मामलों पर एक स्टैंड लिया है और इन लोगों के टिकट काटे हैं, उसका असर होगा। बड़ी बात है। लेकिन इस बीच मैनपुरी से महेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, मैनपुरी के बारे में जानना चाहते हैं। संदीप जी, आप निकाल कर रखिएगा मैनपुरी का ओपिनियन पोल क्या कहता है। इस बीच पुष्पेश जी से भी एक कमेंट लेना चाहता हूं। पुष्पेश जी, आपका क्या आकलन है दिल्ली के इन ओपिनियन पोल को लेकर? देखिए, मेरा व्यक्तिगत आकलन ये है कि 7 की 7 सीटें तो मुझे भाजपा के खाते में जाती नज़र नहीं आ रही हैं, मगर मुझे लगता है कि कम से कम 6 उनके पास आ सकती हैं। उन्होंने जो भी संकेत दिया है, मैं हेमंत जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो ये अतिवादियों को चुप कराना या हाशिए पर डालना सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि जिन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं वो मुसलमान आश्वस्त हों, उनका मत तो शायद भाजपा को वैसे भी नहीं आता, मगर हिंदुओं में भी जिनको कुछ को आपत्ति हो सकती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कुछ तो संयम होना चाहिए वाणी का। तो वाणी का संयम नहीं, एक मानसिकता का भी सवाल है जो दंगे भड़का सकती है। मेरे ख्याल में वो बिल्कुल उनको हाशिए पर किया गया है। जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है वो सिर्फ ये है कि बार बार वंशवाद की बात होती है, मगर बहुत योग्य पात्र हो सकती हैं, मगर वो भी देखने को दिल्ली में मिल रहा है कि मीनाक्षी लेखी अलग हो गई और बांसुरी सामने आ गई। पुष्पेश जी, लेकिन एक सवाल जो आप कह रहे हैं, अगर वाकई बीजेपी अपनी लाइन को चेंज करने की कोशिश कर रही है, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को या प्रवेश वर्मा जैसे लोगों को हटाने की कोशिश कर दी जाती है, किनारे कर दिया जाता है, क्या 2024 के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी और बीजेपी की पूरी सियासत को 360 डिग्री चेंज करने वाले? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल स्पष्ट बात है ना। देखिए, सीधी बात है कि आज इस अतिवाद की ज़रूरत मोदी जी को और भाजपा को नहीं है। जब थी ध्रुवीकरण की तब थी। अब आज जो हवा आप कह रहे हैं, अगर वो आंधी अंधड़ का रूप ले रही है, वंडर का रूप ले रही है, हेमंत जी ने जिस तरह का मतदान बतलाया कुछ इलाकों में, तो उनमें फेरबदल की गुंजाइश है ही नहीं। तो अब संभवतः मोदी जी को ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो भोंपू बने, चित्कार फुत्कार करें और ध्रुवीकरण करें। अब तो शायद ये है कि संयम, वाणी का संयम ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, वो हमको देखने को मिलेगा। और मैं सिर्फ चेहरे की बात नहीं कह रहा हूँ। हेमंत जी ने एक और उल्लेखनीय बात की और टिप्पणी की थी कि पश्चिम बंगाल में भी जितना प्रतिशत अनिश्चित मतदान है, वो अनिश्चित शायद इसलिए है कि लोग डरे हुए हैं ममता बनर्जी के शासन से। ये बात आप और जगह भी कह सकते हैं कि लोग चुप इसलिए हैं कि लोग भाजपा से, एनडीए की सरकार से डरे हुए हैं, मगर वो बात ऐसी नहीं है। जहाँ उनको एडवांटेज है, जैसा राजेश ने कहा, वो मीलों आगे हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता। आज मेरे ख्याल में करिश्माई व्यक्तित्व है और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सारे आंकड़े झूठ हैं, मगर जो आपको हकीकत नज़र आ रही है, आपको आप कह सकते हैं रोज एक उद्घाटन हो रहा है, मगर कुछ ना कुछ तो आपको प्रगति नज़र आ रही है। नहीं, अगर आप इसको ऐसे देखें राहुल कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ कौन रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई नहीं है, एक खास बेल्ट में अखिलेश यादव रोक रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव कुछ जगहों पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई ही नहीं दिख रही है। ममता बनर्जी
बंगाल में रास्ता थोड़ा बहुत रोक रही हैं। हरियाणा की भी अभी एक सीट का आपने जिक्र किया और मेरे सर्वे में 2 सीटों पर कांग्रेस क्लोज है। वो दोनों व्यक्तिगत तौर पर दीपेंद्र हुड्डा के असर का नतीजा है। तो मुझे लगता है कि यह जो विकल्पहीनता की स्थिति जो मैंने पहले कहा था कि बीजेपी से लड़ता हुआ ही कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई चेहरा ही नहीं है, ऐसे इसका भी बहुत बड़ा फायदा एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को है। ठीक है, इस बीच मैनपुरी का हमारे एक दर्शक जानना चाहते थे ओपिनियन पोल। बताइए शिव, क्या है मैनपुरी का ओपिनियन पोल? मैनपुरी समाजवादी पार्टी 45.61% वोटें ले रही है और बीजेपी 38.80% ले रही है। ये सीट समाजवादी पार्टी को जा रही है। समाजवादी पार्टी को जा रही है। ठीक है, इस बीच टीएमसी के सांसद शांतनु सेन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शांतनु जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। शांतनु जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? शांतनु जी कौन है? हाँ सुन रहे, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। ओपिनियन पोल ये कहता है TV9 भारतवर्ष का कि इस बार आपकी सीटें पश्चिम बंगाल में कम हो सकती हैं और बीजेपी अच्छी खासी बढ़त हासिल कर सकती है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि संदेश खाली का बहुत असर होगा आने वाले लोकसभा चुनावों में। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले ये हमारा स्टैंड है, तृणमूल कांग्रेस ओपिनियन पोल में विश्वास नहीं करता है। तृणमूल कांग्रेस पीपल्स पोल में विश्वास करता है और इसके पहले भी बहुत बार ओपिनियन पोल में हम लोगों ने देखा है। ओपिनियन पोल में जो दिखाया था उसमें कई गुना ज़्यादा हम लोगों को सीट मिला है पिछले कई चुनाव में। और मेरा कहना ये है, जहाँ पर आज का दिन में मोस्ट ऑफ द मीडिया बिका हुआ है, चुनाव का पहले इस तरह का ओपिनियन पोल होने से ये वोटर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन ये बात सच है कि हमारा बंगाल में जो दिखाया जा रहा है, पिछले बार भी ऐसा हुआ था। 2021 का असेंबली का चुनाव में भी दिखाया था कि तृणमूल कांग्रेस हार रहा है, लेकिन देखा गया तृणमूल कांग्रेस 2016 से भी ज़्यादा सीट लेके यहाँ पर सत्ता में आया। तो अब ये मान के चलिए, तृणमूल कांग्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल ओपिनियन पोल में विश्वास नहीं करता है। सेकेंडली, ओपिनियन पोल झूठा सबूत होगा और यहाँ पर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जय जयकार होगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रतिक्रिया। इस बीच देखिए आगे पिछले विधानसभा चुनाव में TV9 ने ममता बनर्जी को जीतता हुआ बताया था अपने दोनों ओपिनियन पोल, और वही रिजल्ट आए थे। शांतनु जी, हमने जो पिछला जो विधानसभा चुनाव था पश्चिम बंगाल में, उसमें टीएमसी को ही जीतता हुआ बताया था और रिजल्ट में भी वही कन्वर्ट हुआ। तो आप चाहे ना इस पर भरोसा करें, लेकिन TV9 भारतवर्ष ने जो कहा वो ट्रैक रिकॉर्ड हमारा बताता है कि हम जब जाते हैं तो अच्छे खासे सैंपल के साथ जाते हैं और वो दिखता है धरातल पर। इस बीच नहीं, हम अकेला आपको ओपिनियन का पोल का बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम ओवरऑल बोल रहे हैं, नंबर 1। और तृणमूल कांग्रेस को 2021 में जो 213 सीट हासिल हुआ था, कोई भी ओपिनियन पोल में 213 सीट नहीं दिखाया था।